लास्ट ईयर मैंने 4 लोगों को ईएससी के लिए ट्रेन किया था एंड उन सब की सिचुएशन मोर और लेस आपसे मिलती जुलती थी। या तो वो लोग जॉब में थे या नहीं तो दे वेर फुल टाइम कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड ऑल ऑफ देम हैड दिस सेम प्रॉब्लम। 8 से 9 घंटे का काम, रात को आके थक जाना एंड सो जाना, एंड इसके बाद दिमाग में एक ही बात आती थी कि ईएससी मेरे बस का चीज़ नहीं है। मैंने उन सबको वही कहा जो आपको कह रहा हूँ। ईएससी एक स्ट्रैटेजी गेम है। यहाँ पे आपको 100% मार्क्स के लिए एम नहीं करना। यू जस्ट हैव टू स्कोर 46 to 50% मार्क्स टू गेट योर कट ऑफ मार्क्स इन प्रीलिम्स। एंड 10 महीने के सिंसियर प्लान को फॉलो करने के बाद रिजल्ट्स वेर 3 out of those 4 made into ESC prelims examination, and I'm very sure that they will make into the final list as well. And mind you, all of them were working professionals or college graduates. No coaching, only 5 to 6 hours का regular consistent study, and they made it into the list. आज मैं आपके साथ वही 10-month plan strategy शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी इस साल के ESC में आगे रहो. So, if you are a working professional or college graduate, this video is for you. Trust me, this plan works. And who am I to say this? I am Manas De, an executive engineer in CPWD. मैं 11 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ and I have cleared multiple examinations and helped dozens of people like you to clear engineering services examination. चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर यू अप अगेंस्ट। ईएससी एग्जामिनेशन एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन है जो कि इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस माना जाता है। ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है एंड इसका नोटिफिकेशन अराउंड सितंबर के आसपास आता है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फेब में होता है, मेंस का एग्जामिनेशन जून जुलाई के आसपास होता है एंड इसके जो इंटरव्यूज होते हैं वो अराउंड सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड होते हैं। सो इट्स अ 1 year entire examination and 1 year of preparation. So it's a really exhaustive examination and you are preparing against a mammoth. Okay, notification and timelines को समझ लिया. Now let us quickly understand the pattern of this examination. ये examination 3 phases में होता है, prelims, mains and interview, जैसे कि मैंने अभी बताया। prelims में आपके 2 पेपर्स रहेंगे। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का पेपर रहता है जहाँ पे 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर आपका टेक्निकल पेपर होता है जहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टोटल प्रीलिम्स इज 500 मार्क्स। देन कम्स मेंस। मेंस में 2 पेपर होते हैं एंड दोनों ही कन्वेंशनल पेपर होते हैं एंड दोनों ही टेक्निकल पेपर होते हैं। यहाँ पे 300 मार्क्स के 2 पेपर्स एक ही दिन में आपके होते हैं। पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। सो प्रीलिम्स प्लस मेंस इज इक्वल टू 1100 मार्क्स एंड फाइनली इंटरव्यू राउंड में 200 मार्क्स होता है, तो टोटल इट इज 1300 मार्क्स। एंड गेस इस 1300 मार्क्स में कट ऑफ कितना जाता है? फॉर जनरल लास्ट 2 to 3 years का जो ट्रेंड है वहाँ पे कट ऑफ इज अराउंड 45 to 50%। 2025 का जो ईएससी एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे कट ऑफ was 719 मार्क्स आउट ऑफ 1300। सो अगर आप 50% भी ले आते हो यू आर इन। एंड जो टॉपर्स एंड कट ऑफ के बीच का जो दूरी होता है ना वो अराउंड 100 मार्क्स का होता है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ESC 2028. Stay tuned to this channel. For now, let us focus on ESC 2027 roadmap. So, mains में अगर आप थोड़ा बहुत भी extra effort डाल देते हो, then you can easily get around under 30, under 40 rank, which will give you a very good department. But ये manageable तभी है जब आप अपनी preparation strategy के साथ करते हो. And that's why I'm going to bring down the strategy in next section. Now, whatever schedule I'm going to share with you, this schedule I had shared with those 4 candidates and all of them were early birds. And इसीलिए मैंने इस सेक्शन में 3 hours का मॉर्निंग ब्लॉक रखा है एंड 2 hours का इवनिंग ब्लॉक रखा है। अगर आप ऐसे हो जो कि नाइट स्टडी कर सकता है, रात सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है, then I will suggest कि after you come back from college or work, take some rest and then go for 3 hours of focus study. Take some another rest and then go for 2 hours of practice. Morning block will consist of 3 hours 5 to 8 AM. यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट्स करने हैं जो आप फ्रेशली टेकअप कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट देखने हैं, फ्लो डायग्राम्स बनाना है। अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनने हैं जिससे कि आपको सही चीज़ें समझने में ईजी होती है उनको देखना है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने डिटेल में रिवीजन स्ट्रैटेजी में बता रखा है। यू कैन चेक out the video here
लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, ये 3 घंटे आप ऐसे पढ़ाई करो जैसे कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट, एंड यहाँ पे आप फोन स्क्रोलिंग वगैरह नहीं करोगे, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करोगे, जहाँ पे आप 25 मिनट्स पढ़ाई करते हो एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, एंड इसी फेज को रिपीट करते जाते हो 5 to 6 टाइम्स। आई हैव यूज्ड दिस टेक्निक इन माय प्रोफेशनल वर्क एज वेल, एंड दिस हैज बेनिफिटेड मी इमेंसली। ये बहुत ही डीप वर्क करने के लिए आपको हेल्प करता है, एंड बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। याद रखो, जब भी आप पढ़ाई करते हो, फोन्स को, इमोशंस को, थॉट्स को, प्लान्स को साइड रख के पढ़ाई करना है। इवनिंग ब्लॉक विल कंप्राइज ऑफ 2 hours, 6 PM to 8 PM, 8 PM to 10 PM, जो भी आपको सूट करता है वो 2 hours में आपको इवनिंग ब्लॉक करना है ना। इवनिंग ब्लॉक में मैंने रिवीजन को एंड मॉक टेस्ट को रखा है। क्यों? क्योंकि इवनिंग में आप जब आते हो थक के, तो आपके दिमाग में 50 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन फ्रेश थिंग्स। सो बेस्ट वे इज टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द मॉर्निंग आवर्स, एंड ये प्रूवन टेक्निक भी है, दिस इज कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटेशन, जहाँ पे आप चीज़ों को विद इन 24 आवर्स अगर आप रिवाइज कर लेते हो, देन योर रिटेंशन इंक्रीजेज बाई 80 to 90%। सो आई हाईली रिकमेंड इट। एंड इसके बाद आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनाने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बनाने के बाद उसको एनालाइज भी करना है, एंड उनमें जो भी गलतियां आपको मिलती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, आपको शॉर्ट नोट में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। वीकेंड विल बी योर सीक्रेट वेपन। आपको वीकेंड में 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है। सैटरडे, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीकेंड, वहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, डीप स्टडी, एंड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके बाद उसको रिवाइज करना है। पूरे वीक का जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है, अनदर 2 to 3 आवर्स में उसको रिवाइज करना है, कुछ मॉक टेस्ट देने हैं, एंड उसके एनालिसिस करके उसके शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। संडे को आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई कर रखी हैं पहले से, कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखा है, उस सब्जेक्ट को उठाना है, उसको आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से पहले 2 से 3 घंटे का शॉर्ट नोट्स रिवीजन, मॉक टेस्ट देना है, देन उस मॉक टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना है। जो भी गलतियाँ आपको मिलती हैं, उन गलतियों को आपको अगेन शॉर्ट नोट में मिस्टेक शीट में इनकॉर्पोरेट करना है। एंड जब भी आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकेंड में, तो आपको एग्जाम सिचुएशंस को सिमुलेट करना है। बिल्कुल टाइम बेस्ड क्वेश्चंस बनाना है, OMR शीट्स को फिल करने हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग हो रही है आपकी, उन नेगेटिव मार्किंग्स को एनालाइज करना है। आपके नेगेटिव मार्किंग्स हुए क्यों हैं, उसको भी आपको एनालाइज करना है। Now, before I speak further on month-wise plan, a word of caution for you. Engineering Services Examination एक बहुत ही extensive examination है, जहाँ पे extreme memory skills की ज़रूरत पड़ती है। Now, a lot of students out of enthusiasm इसकी preparation तो start कर लेते हैं, but because of its nature, they end up 4 to 5 years of their careers preparing for this examination, which is a very bad way to start your career. So, आप 1 साल 2 साल तैयारी करके देख लो, अगर निकल गया तो अच्छा है, otherwise in the third attempt you must have a backup plan. And in case you want to stay in core sector jobs only, conventional site engineering jobs do not give good returns, and that's why I recommend upskilling yourself with industry relevant skills जैसे कि BIM, जो कि future की demand। And when it comes to upskilling yourself with BIM, and that's where comes sponsors of today's video, Novita. Novita एक top rated upskilling program है for AEC engineers, which includes architectural engineers and civil engineers. Now their program is built to equip learners with industry relevant skills. Here you learn by doing real time projects. You learn by doing hands on training with 12 plus softwares जो कि industry relevant है and आपको site ready करते हैं। ये एक industry recognized certification है, जहाँ पे आप Autodesk and government backed NCDC जैसे organization से certification लेते हो। Cool thing is they have got a community of 6,000 learners across India, so you get cohort based learning with strong peer network जो आपको इंडस्ट्री में कनेक्शंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, एंड अच्छे रेफरल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। They've got flexible payment options, easy EMI options, and 0% interest plans for eligible learners. So, in case you are interested in upskilling yourself with BIM, check out the link in the description box for more details. बाकी बढ़ते हैं मंथ वाइज प्लान की ओर। Now यहाँ पे जो 10 months आपके पास हैं, इसे मैंने 4 phases में बांटा है। Phase 1 consists of April to June. Now ये फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्रो करते हो। Now these two subjects itself contain huge chunk of the questions. They have got high weightage, and आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, चाहे वो ESE हो, गेट हो, SSC JEE हो, स्टेट के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो वो हो, हर जगह पे इसके वेटेज सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड इसीलिए फर्स्ट मंथ पे आप इसी को कंप्लीट करते हो। मंथ 2 में आप करते हो RCC डिजाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप जो IS कोड्स होते हैं, जैसे कि IS 456 हो गया फॉर RCC डिजाइन, IS 800 और स्टील स्ट्रक्चर्स, इनको अच्छे से करते हो। इनके कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसीलिए इस कोड्स को अच्छे से आपको रिमेंबर करना है। इसके साथ साथ जो
लिमिट स्टेट डिज़ाइन है, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन है, प्लास्टिक डिज़ाइन है, इन सबको अच्छे से आप देखो। मंथ 3 में आप करते हो सॉइल मैकेनिक्स को, जहाँ पे आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों को ही अच्छे से कंप्लीट करते हो। एंड आफ्टर 3 months of time you will see that you have covered almost 40 to 50% of your entire syllabus. One thing I would like to repeat here is make short notes when you are preparing. जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखते जाते हो, एंड इनको अगर आप मैनुअली लिख रहे हो तो लूज शीट्स में लिखना है आपको, टैब में लिख रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लूज शीट्स में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक से रिलेटेड मिलता है, यू कैन इंसर्ट दोज थिंग्स इन दैट लूज शीट। एंड जब आपके पास 2 महीने रह जाते हैं ना एग्जामिनेशन के, जब आप फुल टेस्ट देते हो, तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं दे कम रियली रियली हैंडी। इन literally 2 to 3 hours of time you can complete the entire syllabus of the subject. एंड जब लोग पैनिक कर रहे होंगे कि इतना सारा सिलेबस है, 2 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे, यू विल बिकम अ प्रो बाय द हेल्प ऑफ these short notes. Now we move to phase 2, that is expansion phase, and this phase will comprise of July to September. यहाँ पे आपको जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। मंथ 4 में आप टेकअप करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलॉजी को। दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग अगर आपको फार्मूला याद है तो। अगेन शॉर्ट नोट्स में फार्मूले को अच्छे से मेंशन करते जाना है। मंथ 5 में आप एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को करते हो एंड साथ साथ इरिगेशन इंजीनियरिंग को करते हो। एंड ये जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स में फ्लो डायग्राम्स बहुत काम आते हैं। जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है वो बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर है एंड बहुत ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करता है, इसीलिए इसको याद रखने के लिए फ्लो डायग्राम्स का आप यूज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड फ्लो डायग्राम्स दोनों को ही इनकॉर्पोरेट करके रखना है। मंथ 6 में आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करना है एंड सर्वे करना है। एंड नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, डॉक्स एंड हार्बर्स, इस सारे के सारे चीज़ों को कवर करते हो। डॉक्स एंड हार्बर्स आप स्किप कर सकते हो, ओनली PYQs आप सॉल्व कर लेते हो तो इट इज़ इनफ। एंड सर्वे को आप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। दीज आर लो वेटेड सब्जेक्ट्स एंड बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कम टाइम में आप इनको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। नाउ एक प्रो टिप मैं यहाँ देना चाहता हूँ जो मुझे उन कैंडिडेट्स ने ही बताया। नाउ आउट ऑफ दोज 4 कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट ने बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज किया। जब भी वो PYQs बना रहा था, ही मार्क दोज PYQs विथ 3 डिफरेंट स्केच पेन्स, ग्रीन, रेड एंड येलो। नाउ ग्रीन वेर द वंस जो कि उसे बहुत इजी लगे एंड ही डिडंट नीड टू रिवाइज इट अगेन। येलो वेर द वंस जो उसे लगा कि यस आई कुड सॉल्व इट बट इट नीड्स रिकंसिडरेशन, एंड उसने उसको रिवीजन के लिए रख लिया। एंड रेड वंस वेर द वंस जो वो सॉल्व नहीं कर पाया एंड ही फाउंड इट डिफिकल्ट, ही डेफिनेटली वांटेड टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू हिज रिवीजन शेड्यूल। तो जब वो उसने रिवीजन स्टार्ट किया तो येलो एंड रेड वंस को फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ रिवीजन में किया एंड ओनली रेड वंस को लास्ट फेज में किया। दिस इज 10 times better than random approach of solving the PIQs. Now after phase 2 we enter phase 3, that is October to December. Now this is the most critical phase. September में notification आ जाता है and by this time you should be ready with all of your subjects. But remember, subjects को ready करना एक चीज़ है, preparation करना एक चीज़ है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होता है जहाँ पे आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट हम तब देना स्टार्ट करेंगे जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर एक बार उसका रिवीजन हो जाए, तब तक तो आपका एग्जाम का डेट निकल जाएगा। इसीलिए मॉक टेस्ट को अलोंग द प्रिपरेशन ही करना चाहिए। अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है बाय सितंबर, देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट फर्स्ट फेज में आप स्टार्ट करते हो कि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं आप उसको बस गो थ्रू करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, एनालाइज करते हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको गैप्स दिख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में, उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिविजिट करते हो। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है रिवीजन के टाइम पे। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें से 2 लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अराउंड 70-80% पे थे वो लोग एंड स्टिल दे स्टार्टेड द मॉक टेस्ट अलोंग साइड द प्रिपरेशन। एक ने तो 1 मंथ का ब्रेक भी लिया। तो अगर आपका जॉब परमिट करता है कि 1 मंथ का ब्रेक आप ले सकते हो बाय लीव्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप कंसिडर करो कि अक्टूबर के टाइम पे जब आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो चुका है, आप 1 मंथ का लीव ले लो एंड वहाँ पे आप जितने भी आपके बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करो, साथ के साथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो। You have to be very very aggressive on mock test from this phase onward. Mock test इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट।
कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन को बना लेते हो, कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं जो लेंदी लगते हैं, कौन से क्वेश्चंस को आपको जल्दी अटेम्प्ट करने हैं, एंड आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जो पैनिक बटन होता है आपके दिमाग का वो प्रेस ना हो, इसके लिए आपको क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखते हो जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग स्ट्रैटेजी। कई सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, बट एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग इज नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग। ड्यूरिंग मॉक टेस्ट आप एक आइटरेटिव अप्रोच फॉलो करते हो जहाँ पे आपको समझ में आता है कि कहाँ पे आपको गेस लेना है, कहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट अटेम्प्ट लेना है, एंड वहाँ पे सपोज करते हैं आपने 10 क्वेश्चंस बनाए, 10 क्वेश्चंस में 5 नेगेटिव हो गए एंड 5 सही हो गए, तो ओवरऑल आपका फ़ायदा ही हो जाता है। तो इसीलिए नेगेटिव मार्क्स को एनालाइज करने का, नेगेटिव मार्क्स के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाना है, ये सारे के सारे अप्रोचेस आपके मॉक टेस्ट में ही बिल्ड होते हैं। एंड तीसरा, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन। जब आप मॉक टेस्ट देते हो सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स को फॉलो करते हुए, आपके वीक एरियाज आपके पास आइडेंटिफाई होते जाते हैं, एंड सिर्फ उन वीक एरियाज को अगर आप फोकस कर लेते हो ना, बाकी सारा का सारा चीज़ आपको प्रिपेयर्ड है, तो बहुत कम टाइम में आप सारे के सारे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। Now, इस फेज में आपका जो डेली शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आप मॉक टेस्ट देते हो एक एक सब्जेक्ट्स का, एंड इस मॉक टेस्ट में जो भी आपके निकल के आते हैं नेगेटिव मार्किंग्स या फिर गलत निकल के आते हैं, उनको ब्रीफली आप लिख लेते हो, एंड रात को 2 घंटे का जो टाइम मिलता है आपको, उस टाइम पे आपको उन चीज़ों को रिविजिट करना है, उन सब्जेक्ट्स के जो वीक पॉइंट्स हैं उनको रिविजिट करना है, उन गलत क्वेश्चंस को एनालाइज करके अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं तो उनको शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। सैटरडे को फुल मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का फुल सीरीज स्टार्ट करना, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो फुल टेस्ट भी आपको सैटरडे को देना है। संडे को आप जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर रखे हैं उन सब्जेक्ट्स को फिर से रिविजिट करते हो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, उसका एनालिसिस करोगे तो वीक पॉइंट्स हर सब्जेक्ट का निकल के आएगा, उन वीक पॉइंट्स को संडे को आपको रिविजिट करना है। एक और चीज़ जो इस फेज में करना है वो है जीएस। साइमल्टेनियसली जीएस की भी प्रिपरेशन आपको इस फेज में करनी है। और जीएस की प्रिपरेशन कैसी करनी है, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक आउट दैट वीडियो। फेज 4 विल कंसिस्ट ऑफ 45 डेज। दिस विल बी योर फाइनल स्प्रिंट, एंड यहाँ पे आपको कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं लेना है, ओनली फुल टेस्ट सीरीज देना है एंड उसके एनालिसिस करने हैं। जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं उन शॉर्ट नोट्स को ही रिविजिट करना है। सो दिस इज हाउ यू फिनिश योर एंटायर 10 months of preparation. Okay, now that you are equipped with month-wise plan, some checks and balances for working professionals. Point number 1, your job is actually an advantage but only in interviews. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब कर रहे हो then definitely it will be an advantage for you but only in interviews. प्रीलिम्स में आपको कुछ खास एडवांटेज मिलता नहीं है, आपको अभी भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, मंथ वाइज प्लान को फॉलो करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2, मैं 5 घंटे जो कह रहा हूँ ना, दैट इज बेयर मिनिमम। इफ यू आर एबल टू गेट 6 hours, 7 hours और 8 hours ऑफ टाइम पर डे, दैट्स एन एडेड एडवांटेज टू यू। ट्राई टू गेट एज मच एज ऑफ टाइम पॉसिबल, क्योंकि आपके पास बस 10 ही महीने हैं जहाँ पे आप इफेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड इन 10 महीनों में याद रखो, कभी भी कहीं भी आपको जाना नहीं है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। प्रिपरेशन एक तपस्या है, सो तपस्या के बीच में आप इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते हो। तो शादी में जाना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ फ्रेंड्स की पार्टीज में जाना एंड ब्रेक लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फॉर नेक्स्ट 10 months। पॉइंट नंबर 3, फोन। दैट्स द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फ़ोन को नहीं यूज़ करते हैं, बट जब आप साइट पे काम कर रहे हो, जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो फ़ोन पे काम करना एक मजबूरी भी हो जाती है। कई बार आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। सो आइडियल थिंग विल बी दैट जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ़ोन को साइलेंट मोड में डालो या एयरप्लेन मोड पे डालो, एंड अपने से दूर रखा करो फ़ोन को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर इन योर प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 4, डोंट ज्वाइन कोचिंग। देखो, आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जहाँ पे टाइम की आपको एक्सेसिव किल्लत है। अब यहाँ पे अगर आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पे आप 3 घंटे 4 घंटे की लेक्चर देखते रहते हो, तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? आप अपना प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब करोगे? एंड जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो ना, आप एक्चुअल प्रिपरेशन फेज में आते ही नहीं हो। तो माय रिकमेंडेशन विल बी, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रिपरेशन का एक्सपोजर है, तो ट्राई टू गेट पोस्टल स्टडी कोर्सेज फ्रॉम समवेयर या फिर हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम समवेयर एंड go through that, practice the questions as much as possible. That's your pathway to your success. And last point, मंडे से स्टार्ट करूंगा सोचना छोड़ दो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आप आज से
प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, देन यू आर नेवर गोइंग टू स्टार्ट इट। 90% ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर बिकॉज वो हमेशा सोचते हैं कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओके, एट द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम ट्रैप्स दैट you should always avoid while preparing. Trap number 1 is collecting too much of resources. I call it resource collection syndrome. The moment you think about preparation, आप क्या करते हो? आप वेबसाइट से 15-20 PDF डाउनलोड कर लेते हो, 4-5 पोस्टल स्टडी कोर्सेज के बारे में देखते हो, सस्ता कौन सा है वो देखते हो और उसको कलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो भी आपके पास अवेलेबल है सारा का सारा ले आते हो, एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड। आपको करना ये है कि एक स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है। थोड़ा महंगा रिसोर्स अच्छा होता है। याद रखो कि फ्री की चीजें हमेशा रिलायबल नहीं होती। अगर कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है तो वो फ्री में तो नहीं देगा ना, he will charge something because he has put in some effort on that. So try to collect decent quality sources. 1 or 2 sources is enough. एक टेस्ट सीरीज ले लो एंड आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओवर थिंकिंग इज द ग्रेटेस्ट बैरियर ऑफ एनीबॉडी प्रिपेयरिंग। ट्रैप नंबर 2, सब कुछ इक्वल डेप्थ में पढ़ना। आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव इक्वल टाइम टू एवरीथिंग। देयर आर सब्जेक्ट्स व्हिच हैज गॉट वेरी हाई वेटेज लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, इनके पास बहुत ज़्यादा वेटेज है। एंड देयर आर सब्जेक्ट्स व्हिच हैज गॉट वेरी लो वेटेज, एंड अगर आप उस हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, लो वेटेज सब्जेक्ट्स को कम टाइम नहीं देते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। So follow the month wise plan that I have given. I have considered weightage of subjects and उसी के हिसाब से मैंने आपको प्लान दिया। ट्रैप नंबर 3, skipping mock test and revision. वो सोचते हैं पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर पूरी के पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद हम मॉक टेस्ट में बैठेंगे ताकि मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ जाए। देखो, मॉक टेस्ट का ना ये एम है ही नहीं कि आप अच्छे मार्क्स उसमें कलेक्ट करो। मॉक टेस्ट का एम है आपको इफेक्टिव रिवीजन करवाना, एंड इसके लिए द मोमेंट यू आर कंप्लीटिंग at least one bit of subject, you jump onto the questions, you jump onto the mock test as much as possible. वहाँ आप खुद को एनालाइज करोगे, सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, कॉन्सेप्ट गैप्स को एनालाइज करोगे। तो ये था 10 मंथ का इंजीनियरिंग सर्विसेज की स्ट्रैटेजी। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इच्छुक हो एंड आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है, then this plan is going to help you, trust me. Most of us suffer from consistency related gaps, and for that I am trying to start a community in YouTube or in some other platform. I'm yet to decide on that. I'm just preparing the framework and very soon the community will be live. Stay tuned to the YouTube post of my channel. यहाँ पे आपको अपने जैसे peer community मिलेगी जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा टू कीप गोइंग इन योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी अच्छी लगेगी। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।